चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ऑडियो मैं अपनी पीपीटी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन केस आपके पास पीपीटी का एक्सेस नहीं है तो आप बुक रेफ़र कर सकते हो, और अगर आपको पीपीटी की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं इस चैप्टर के, तो हम इसमें पढ़ने वाले कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस क्या क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और फिर हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट की कॉस्ट निकालेंगे, और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखेंगे। तो ये सारा पूरा इंडेक्स है इस चैप्टर का। सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? समझिए मेरी बात बहुत आराम से। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो हम लोग अपने बिजनेस में इनिशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं, से सपोज मुझे बिज़नेस शुरू करना था, और बिज़नेस शुरू करने के लिए मेरे पास खुद के पास पैसा नहीं था। मैंने क्या किया? मैंने डिवेंचर्स इशू किए। ठीक है, डिवेंचर्स इशू करके मार्केट से पैसा रेज़ किया, प्रेफरेंस इशू करके पैसा रेज़ किया, इक्विटी शेयर्स इशू किया, और इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा रेज़ किया। अभी जो मैंने पैसा रेज़ किया, ये सारा क्या हो गया? मेरा कैपिटल। अब डेफिनेटली जो डिवेंचर होल्डर है, उसने जब मुझे पैसा दिया होगा तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसने जब मुझे पैसा दिया होगा उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी। इक्विटी शेयर होल्डर है, उसने जब मुझे पैसा दिया होगा उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी। इन्हीं सारी एक्सपेक्टेशंस को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। दोनों को जोड़ूं अगर, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। से सपोज एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसने कंपनी को 10,000 रुपये दिया। अब देखिए, कोई 10,000 रुपये जेब में रखेगा तो घूमेगा नहीं। ठीक है, हो सकता है उसने बैंक में रखा होगा पैसा, हो सकता है उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता है उसने कुछ कहीं ना कहीं एफडी कर रखी होगी। अब उसने 10,000 रुपये वहाँ से निकाला और आपको दिया। वो अगर आपको नहीं देता तो उस 10,000 में मान लेते हैं 7% 8% कमा रहा होता। अगर वो 10,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको नहीं देता तो उस पैसे पे वो 7 या 8% कमा रहा होता। अब एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपसे मिनिमम क्या मांगेगा? आपसे मिनिमम यही मांगेगा कि भाई एटलीस्ट आप मेरे को 7 और 8% जो मैं वहाँ कमा रहा था, एटलीस्ट उतना कॉम्पनसेट कर दो मुझे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम एक्सपेक्टेशंस की क्या होगी? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो पैसा एफडी में रखा हुआ था और उस एफडी से मान लेते हैं 8% कमा रहा था। अब आप पैसा मांगने आ गए, उसको एफडी तोड़ के आपको देना पड़ा 10,000 रुपये। अब उसका तो नुकसान हो गया ना 8% का, तो एटलीस्ट आप उसको इतना तो सेटिस्फाई करो। तो ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन ही क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई थिंक डेफिनेशन वाइज क्लियर हो गए होंगे आप लोग। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, सो डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ए रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल एज अ कॉम्पनसेशन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कई नाम हैं: कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, हर्डल रेट भी बोलते हैं, और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर फ्रेमिंग डेट पॉलिसी एंड टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखिए, फ्रेमिंग डेट पॉलिसी का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरा ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दैट मीन्स मैंने या तो अपनी कंपनी में इक्विटी ज़्यादा रखा है या प्रेफरेंस ज़्यादा रखा है। अब अगर मेरी कंपनी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो दैट मीन्स ये मेरे को एक तरीके से हिंट दे रहा है, एक तरीके से मेरे को बता रहा है कि सर आपको डेट रखना चाहिए। से सपोज मेरा आज का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। 15% बहुत ज़्यादा होता है। और 15% क्यों है? क्योंकि आपने इक्विटी रखा है, प्रेफरेंस रखा है, डेट रखा नहीं है, या डेट रखा भी है तो बहुत कम रखा है, 2 4 5% रखा है। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करनी है अपनी, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ प्रेफरेंस या इक्विटी से कुछ ना कुछ पैसा निकालना पड़ेगा और डेट का पैसा बढ़ाना पड़ेगा।
तभी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी कम होगी। दूसरा है फॉर टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए मैंने आपको चैप्टर 1 में समझाया था कि एफएम का 2 फंक्शन होता है, पैसा उठाना, पैसा लगाना। अभी जो मैं पैसा उठाया इसकी कॉस्ट कितनी आई? 15%। अब एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन मेरी क्या होगी? मैंने 15% के रेट से मार्केट से पैसा उठाया, तो मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मैं जहाँ भी इस पैसे को इन्वेस्ट करूँ मुझे वहाँ से एटलीस्ट मिनिमम 15% तो आ जाए। मेरी बात समझिए बहुत आराम से। मैं अगर इस पैसे को 15% पे उठा रहा हूँ मार्केट से, मैं कौन हूँ? मैं बिजनेसमैन हूँ। मैंने इस पैसे को 15% पे उठाया। अब 15% कैसे आई? मैंने आपको समझाया, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। तो मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मैं इस पैसे को एटलीस्ट 15% वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ। उससे ज़्यादा मिल गया तो बेस्ट है, लेकिन उससे कम में तो नहीं चलेगा। तो ये मेरे लिए क्या काम कर रहा है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हेल्प कर रहा है। अब मेरे पास 4 प्रोजेक्ट हैं। अब ऑब्वियसली 12, 13, 14% वाले प्रोजेक्ट को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। कोई 16 वाला होगा, कोई 17 वाला होगा, उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये एक तरीके से मेरे को हेल्प कर रहा है फॉर टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का महत्व क्या है। तो इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो तो मैंने आपको समझा दिया। फाइनेंसिंग डिसीजन, ये भी आप समझ गए होंगे। डिज़ाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, देखिए इसको समझिए एक बार। क्रेडिट पॉलिसी का क्या मतलब है? जो हम डेटर को क्रेडिट पीरियड देते हैं, जो भी हम अपने डेटर को क्रेडिट पीरियड देते हैं, किसी डेटा को 10 दिन, किसी डेटा को 20 दिन, किसी डेटा को 30 दिन, किसी को 40 दिन। कहने का क्या मतलब है? अगर मुझे अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है, मुझे अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है, तो मैं अगर 10 दिन का क्रेडिट सेल कर रहा हूँ तो मैं 10 दिन का उसमें इंटरेस्ट जोड़ के उसको बेचूंगा। 20 दिन का क्रेडिट सेल कर रहा हूँ तो 20 दिन का इंटरेस्ट जोड़ के बेचूंगा। अब वो कैसे होता है वो सब आप बाद में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप सीखोगे, ठीक है। वो प्रैक्टिकली कैसे होता है वो आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सीखोगे। बट जनरली आप मेरा मतलब समझो। मैंने ₹1,00,000 मार्केट से उठा रखा है, ठीक है। अब मुझे उसको रिकवर भी करना है एक तरीके से। अब मान लीजिए मैंने आपको उधार पे माल बेच दिया, तो मेरा तो पैसा ब्लॉक हो गया ना 20 दिन। अब 20 दिन की मुझे तो कॉस्ट आ रही है ना भाई, मैंने तो मार्केट से पैसा उधार पे उठाया है। अब मैं अगर आपको क्रेडिट सेल कर रहा हूँ तो मेरी 20 दिन की एक तरीके से कॉस्ट आ रही है। अब वो कॉस्ट मैं आपसे रिकवर करूँगा ना किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस से बेचूँ, या हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करूँ, मतलब कुछ ना कुछ मैं आपको करूँगा, ठीक है। वो सब आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप सीखोगे। चलिए ध्यान रखिएगा, हमको इस चैप्टर में 4 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। 4 कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ध्यान रखिएगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का KD, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का KP, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का KE और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का KR। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पहला शुरू कर रहा हूँ डिबेंचर्स। देखिए डिबेंचर्स के, या डिबेंचर्स शॉर्ट में बोलो तो डिबेंचर्स 2 तरीके के हो सकते हैं, रेडीमेबल और इरेडीमेबल। रेडीमेबल का मतलब क्या है कि सर जिसकी लाइफ डेफिनेट है। इरेडीमेबल का मतलब क्या है? जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है। तो सर रेडीमेबल 2 तरीके से हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। रेडीमेबल भी 2 तरीके से हो सकते हैं, एक कन्वर्टेबल, एक नॉन कन्वर्टेबल। रेडीमेबल भी 2 तरीके से हो सकते हैं, एक कन्वर्टेबल, एक नॉन कन्वर्टेबल। देखो कन्वर्टेबल वाला भी ख़त्म तो हो रहा है ना एक ना एक टाइम पे। कन्वर्टेबल डिबेंचर भी है। तो देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी के टाइम पे या तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, या डिबेंचर्स का जो भी रिडम्पशन अमाउंट होगा वो दे दिया जाएगा। मतलब डिबेंचर ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से, डिबेंचर ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी रिडीमेबल वाले कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। चलिए अब एक बार रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है I × 1 - T + RV - NP/N होल डिवाइड बाई RV + NP/2। शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या है। I × 1 - T, I का मतलब हुआ इंटरेस्ट। 1 - T क्यों करते हैं? ताकि हम टैक्स बेनिफिट को क्लेम कर पाएँ।
वन माइनस टी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इंटरेस्ट 4 जगह से प्रॉफिट है, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो। जैसे आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो इंटरेस्ट को, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, मतलब आपका टैक्स कम हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए हम उसको वन माइनस टी करते हैं। प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन का क्या मतलब है? जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दे रहे हो, हम उसको अमोटाइज़ कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपसे उठाया मार्केट से 100 रुपये, हम आपको रीपे कर रहे हैं 105 रुपये, और पूरे डिबेंचर की लाइफ है 5 साल। तो मैंने आपको प्रीमियम कितना दिया? 5 साल का। तो हर साल का प्रीमियम कितना बना? 5/5, 1 रुपया, ठीक है। तो यही है इसका, अपॉन आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। आर वी और एन पी को हम लोग एवरेज कर देते हैं। इरेडीमेबल डिबेंचर सिंपल है, देखिए यहाँ पे रिडम्पशन कुछ हो नहीं रहा है, तो हम आपको इनडेफिनिट टाइम तक, ठीक है, इनडेफिनिट टाइम तक क्या करते रहेंगे? इंटरेस्ट देते रहेंगे। रिडम्पशन तो होगा नहीं, तो आर वी माइनस एन पी वाला कोई फंडा आएगा ही नहीं। तो फॉर्मूला क्या बना? आई इंटू वन माइनस टी अपॉन एन पी। फॉर्मूला क्या बना? आई इंटू वन माइनस टी अपॉन एन पी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे रिडम्पशन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग आर वी और एन पी वाला पोर्शन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है अमोटाइजेशन ऑफ बॉन्ड। देखिए अमोटाइजेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है? अमोटाइजेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि जब आपका प्रिंसिपल भी रिपे होता रहता है, जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी रिपे होता रहता है। एग्जाम्पल, जनरली होता है क्या है, जैसे हम लोग लोन वगैरह लेते हैं मार्केट से, तो इंटरेस्ट हम लोग पे करते रहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सबसे लास्ट में पे करते हैं। इंटरेस्ट हम लोग पे करते रहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सबसे लास्ट में पे करते हैं। बट अमोटाइजेशन ऑफ बॉन्ड में क्या है कि आपका हर इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल भी जाता रहेगा और इंटरेस्ट तो जाता ही जाता रहेगा। अब ध्यान रखिए, अगर हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी जा रहा है तो आपका इंटरेस्ट भी गिरता रहेगा। इंटरेस्ट क्यों गिरता रहेगा? क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे। इंटरेस्ट किस पे लगता है? हमेशा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे। तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा। अच्छा सर, अमोटाइजेशन ऑफ बॉन्ड में हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अमोटाइजेशन ऑफ बॉन्ड में हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड। क्या फॉर्मूला है इसका? हर साल का कैश फ्लो। पहले तो आप हर साल का कैश फ्लो लिख दीजिए और उसको डिस्काउंट कर दीजिए। हर साल का कैश फ्लो और उसको डिस्काउंट कर दीजिए। कैश फ्लो कैसे निकलेगा सर? कैश फ्लो निकलेगा, आपको बनाना पड़ेगा कैश फ्लो। पहले हर साल का आप इंटरेस्ट बनाइए, इंटरेस्ट कितना आ रहा है। इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे। इंटरेस्ट निकालिए, फिर प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए तो कैश फ्लो आ जाएगा। फिर कैश फ्लो को डिस्काउंट कीजिए। डिस्काउंट किससे करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से। डिस्काउंट कर दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ले आइए, वो क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। देखिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? जो एट द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टर, एट द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर के पास अधिकार है, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है, या तो वो उसको कन्वर्ट कर ले इक्विटी शेयर्स में, या तो वो कैश ले ले। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर इन्वेस्टर करेगा क्या? इक्विटी लेगा कि कैश लेगा? आप लोग खुद सोचो क्या करना चाहिए। डेफिनेटली जो हायर होगा वही हम करेंगे। अब हमको कैश ज़्यादा मिल रहा होगा तो कैश लेंगे, इक्विटी की वैल्यू ज़्यादा मिल रही होगी तो इक्विटी लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग जो रिडम्पशन वैल्यू लेते हैं वो हायर लेते हैं, हायर ऑफ रिडम्पशन अमाउंट, मतलब कैश रिडम्पशन अमाउंट और इक्विटी शेयर्स वैल्यू, ठीक है। तो जो हायर होगा वही आपका रिडम्पशन वैल्यू बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के भी दो कंपोनेंट है, इरेडीमेबल और रेडीमेबल। इरेडीमेबल सिंपल वही है कि आप मतलब इनडेफिनेट टाइम तक उसको प्रेफरेंस डिविडेंड देते रहोगे। इनडेफिनेट टाइम तक आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देते रहोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड देते रहोगे। फॉर्मूला क्या बन गया? PD अपॉन P0। फॉर्मूला क्या बन गया? PD अपॉन P0। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें क्या है कि आप कुछ ना कुछ टाइम बाद रिडीम कर दोगे। तो फॉर्मूला वही सेम है जो डिबेंचर वाला था, PD प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइड बाई RV प्लस NP अपॉन 2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे PD इंटू 1 माइनस T नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब आप जब टैक्स वैक्स माइनस कर देते हो उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से आप डिविडेंड देते हो। मतलब डिविडेंड को आप कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते हो। तो जब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल ही नहीं रहे हो तो दैट मीन्स उसमें कोई टैक्स बेनिफिट आएगा ही नहीं आपका। फिर से सब डिविडेंड आप कब देते हो? जब आप प्रॉफिट निकाल लेते हो, उसमें टैक्स पे कर देते हो, उसके बाद आप डिविडेंड देते हो, ठीक है। तो PD इंटू 1 माइनस T नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स।
तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 5 तरीके मेरे पास। पहला है डिविडेंड प्राइस मॉडल, दूसरा है अर्निंग प्राइस मॉडल, तीसरा है गॉर्डन्स मॉडल, चौथा है रियलाइज यील्ड अप्रोच मॉडल और पांचवा है CAPM मॉडल। चलिए पहला शुरू कर रहा हूँ, डिविडेंड प्राइस मॉडल। ये कब लगाएंगे सर? जब कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है, कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है बट डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं है, वो डिविडेंड कांस्टेंट है, 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया, हर साल कंपनी 5-5 रुपये का डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, तब क्या लगाएंगे? डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कभी देखा है क्या कि कंपनी सेम ही डिविडेंड देती है? और ऐसा भी नहीं है, कोई कंपनी हो सकता है किसी साल डिविडेंड दे, किसी साल डिविडेंड ना दे, तो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? डिविडेंड अपॉन P0, मतलब डिविडेंड हमें कितना मिलने वाला है, मतलब 5 रुपये डिवाइड हमने कौन से मार्केट प्राइस पे ख़रीदा था, कौन से मार्केट प्राइस पे ख़रीदा था, ठीक है। मान लीजिए हमने 100 रुपये लगाया, ठीक है, शेयर की वैल्यू क्या हो गई? 100 रुपये, हमें मिल कितना रहा है? 5 रुपये, तो 5 रुपये अपॉन 100 रुपये कितना हो गया? 5%। अर्निंग प्राइस अप्रोच में क्या एजम्पशन है? अर्निंग प्राइस अप्रोच में एजम्पशन ये है कि कंपनी ना डिविडेंड दे रही है, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। जैसे गूगल जैसी कंपनी क्या है? डिविडेंड देती ही नहीं है, जो पैसा कमाती है उसको रिटेन कर लेती है। तो सर रिटेन वाला पोर्शन भी तो इक्विटी शेयर्स का है, हाँ, रिटेन वाला पोर्शन भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है। तो सर ऐसे केस में हम कॉस्ट कैसे निकालें? हम ऐसे केस में जो रिटेन अर्निंग है, जो हमारा EPS है, हम उसी को बेस बना लेते हैं, जो हमारा EPS है हम उसी को बेस बना लेते हैं, क्योंकि सर कंपनी तो डिविडेंड दे नहीं रही है, तो दैट मीन्स क्या कंपनी इक्विटी के लिए कुछ नहीं कर रही है, इक्विटी की कॉस्ट 0 है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, जो रिटेन अर्निंग में जो पैसा जा रहा है वो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है। तो हम यहाँ पे EPS को बेस बना लेते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ पे EPS भी कांस्टेंट रहेगा, EPS भी हर साल कांस्टेंट रहेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? EPS अपॉन P0 × 100, ठीक है। थर्ड अप्रोच है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ग्रोथ अप्रोच या गॉर्डन्स मॉडल। ये क्या है? इसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा और डिविडेंड ग्रो भी होगा, डिविडेंड भी मिलेगा और डिविडेंड ग्रो भी होगा, और आपका मार्केट प्राइस भी ग्रो होगा। यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, यही होता है कि हमने जिस भाव में शेयर खरीदा वो भाव भी बढ़ता रहता है और डिविडेंड की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। आज 5 रुपये मिला, कल 10 रुपये मिलेगा, हो सकता है थर्ड ईयर मिले ही ना, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे तो डिविडेंड ग्रो हो रहा है और जो मार्केट प्राइस ग्रो हो रही है वो कांस्टेंट रेट से ग्रो हो रही है, मतलब डिविडेंड भी 5-5% से ग्रो हो रहा है, मार्केट प्राइस भी 5-5% से ग्रो हो रही है। ये एक एजम्पशन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? D1 अपॉन P0 प्लस G, D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 कैसे आएगा? D0 × 1 प्लस G, D0 × 1 प्लस G। D0 मतलब पास्ट ईयर का डिविडेंड, ठीक है, पास्ट ईयर का डिविडेंड। D1 मतलब नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड या एक्सपेक्टेड डिविडेंड। G मतलब ग्रोथ। ग्रोथ निकालने के 2 तरीके हैं, एक एवरेज मेथड, एक गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? B × R। B मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। R मतलब होता है ROI। सर गॉर्डन्स मॉडल के हिसाब से आप G निकाल सकते हो B × R, ठीक है। B मतलब रिटेंशन रेशियो, R मतलब ROI। सर एवरेज मेथड क्या था? एवरेज मेथड देखिए, फॉर्मूला याद करने से अच्छा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। लास्ट ईयर कंपनी ने डिविडेंड दिया था 1 रुपये का, इस साल कंपनी ने डिविडेंड दिया 1.1 का। आप खुद सोच के बताओ ग्रोथ कितनी है? 10%। या इसको ऐसे समझिए, लास्ट ईयर 2 साल पहले कंपनी ने डिविडेंड दिया था 10 रुपये का, लास्ट ईयर दिया 11 रुपये का, इस साल दिया 12.1 का। 10 रुपये, 11 रुपये, 12.1। आपको एक ऑर्डर दिख रहा है कि डिविडेंड ग्रो हो रहा है, और कौन से रेट से? 10% से। वही क्या हो गया? ग्रोथ रेट। सिंपल है। फोर्थ मॉडल है हमारा रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच कब लगेगा? जब या तो कंपनी नहीं है, उसका कोई पास्ट डेटा नहीं है एज सच, और दूसरी बात कंपनी नहीं है तो हम उसके बारे में फ्यूचर कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कंपनी कहाँ जाएगी। और दूसरा, कंपनी तो पुरानी है, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी है, बट फ्यूचर उसका कहाँ जाने वाला है ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट अनस्टेबल है। जैसे कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे आप किसी भी कंपनी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कौन सी कंपनी कहाँ जाने वाली है, ठीक है। मतलब उसका नेक्स्ट ईयर मार्केट प्राइस क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ग्रोथ क्या होगा, ऑब्वियसली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं रियलाइज यील्ड अप्रोच। आप कमिंग ईयर्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कंपनी ने अभी तक पिछले सालों में जो भी रिटर्न्स दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसी को हम एवरेज कर लेते हैं। कंपनी ने अभी तक जो भी रिटर्न्स दिया है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हम उसी को एवरेज कर लेते हैं, और वही मेरी क्या हो जाती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लास्ट है CAPM मॉडल।
CAPM मॉडल देखिए, पूरा मॉडल बेस्ड है रिस्क पे, पूरा मॉडल बेस्ड है रिस्क पे। और रिस्क दो तरीके का होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क का क्या मतलब है सर? एक तरीके से डाइवर्सिफिएबल रिस्क। मतलब जैसे आज मेरे पास 10,000 रुपये है, मैंने 10,000 रुपये पूरा का पूरा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैंने जेप्टो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जेप्टो। अब मान लीजिए जेप्टो ने परफॉर्म नहीं किया तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस रिस्क और इसी को बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रिस्क, इसी को बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। दूसरा होता है सिस्टमेटिक रिस्क। ये आपका मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए, अब चलिए केस लेते हैं कि मैंने 10,000 रुपये पूरा जेप्टो पे डाल दिया, तो अगर जेप्टो परफॉर्म नहीं करेगी तो वो पैसा डूब सकता है। तो सर उसको टैकल कैसे करें? तो कभी भी आप पूरा पैसा एक कंपनी मत लगाओ, और उस पैसे को डिफरेंट कंपनी में लगाओ। कुछ पैसा रिलायंस में, कुछ पैसा इन्फोसिस में, कुछ पैसा विप्रो में, कुछ पैसा पेटीएम पे, कुछ पैसा जेप्टो पे। तो उसको डिफरेंट कंपनीज़ पे लगाओ। इससे क्या होगा? देखो, ऐसा नहीं है कि पांचों की पांचों कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। अरे हो सकता है इन्फोसिस ना परफॉर्म कर रही हो तो पेटीएम परफॉर्म कर रही होगी, रिलायंस परफॉर्म कर रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि पांचों कंपनी ही परफॉर्म नहीं कर रही है। तो आप परफॉर्मेंस रिस्क को, अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब शुरू कर रहा हूँ सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का क्या मतलब है कि जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो ऐसे केस में देखिए, अगर मार्केट में जैसे कोविड आया था, तो कोविड में एक शेयर नहीं गिरा था, काफ़ी शेयर्स गिरे थे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास 5 शेयर्स हैं और पांचों के पांचों डूब गए। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, कुछ जैसे कोविड जैसे इवेंट हो गए, कुछ वॉर जैसे इवेंट हो गए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इसको बोलते हैं मार्केट का रिस्क, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, ये आपके हाथ में नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल है। ध्यान रखिएगा, CAPM में हम सिस्टमेटिक रिस्क को ही मेज़र करते हैं। CAPM में हम सिस्टमेटिक रिस्क को ही मेज़र करते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क को मेज़र नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि CAPM बोलता है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क को आप टैकल नहीं कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RM मतलब क्या होता है? मार्केट का एवरेज रिटर्न, मार्केट का एवरेज रिटर्न। RF मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री मतलब जैसे बैंक में हमने FD कर दी, वो क्या है? रिस्क फ्री है, पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। बीटा मतलब क्या होता है? बीटा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट आज 10% से उठा, ठीक है, मार्केट आज 10% से उठा, आपका कंपनी का स्टॉक 11% से उठ गया, आपका कंपनी का स्टॉक 11% से उठ गया, तो दैट मीन्स आपका बीटा 1.1 हुआ, आपका बीटा 1.1 हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? मार्केट 10 से उठा, आपका शेयर 11% से उठ गया, ठीक है, तो बीटा 1.1 हुआ। इसका इन्वर्स भी हो सकता है, मार्केट 10 से गिरा, आपका शेयर 11% से गिर गया, ठीक है। तो ये रिस्की सिचुएशन है कि कल चल के मान लीजिए मार्केट 10 से गिर गया, आपका तो शेयर 11 से गिर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, बीटा 1 से ज़्यादा है अगर तो रिस्की है, क्योंकि हम लोग अपवर्ड मूवमेंट नहीं देखते, हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का बीटा 1.5 है, तो मार्केट 10 से गिरेगा तो आपका शेयर 15 से गिर जाएगा, वो रिस्क है। रिस्क वो नहीं है कि अगर 10 से बढ़ा तो 15 से बढ़ जाएगा, वो रिस्क नहीं है। रिस्क क्या हो गया कि 10 से गिरेगा तो 15 से गिर जाएगा। तो ध्यान रखिए कि अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो रिस्की है कंपनी या शेयर या स्टॉक, रिस्की है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो ध्यान रखिएगा, रिटेन अर्निंग्स की भी कॉस्ट होती है। अगर आप पैसा कमा रहे हो और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, घर पे लाके अपने लॉकर में रख दे रहे हो, तो ये कॉस्ट है आपकी। आप उस पैसे को कमा सकते थे, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके कमा सकते थे, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है, बट 2 एक्सेप्शंस हैं इसके। क्या 2 एक्सेप्शंस हैं? पहला फ्लोटेशन कॉस्ट और दूसरा पर्सनल इनकम टैक्स। पहला फ्लोटेशन कॉस्ट और दूसरा पर्सनल इनकम टैक्स।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है WACC। सर WACC कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखिएगा, पहले आप सोर्स लिखते हो, फिर अमाउंट लिखते हो, फिर उस अमाउंट का वेट निकालते हो, फिर उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट लिखते हो, लास्ट में वेट इंटू कॉस्ट करते हो। सर WACC कैसे निकालेंगे? इसके तरीका है, पहले आप सोर्स लिखते हो, सोर्स, फिर आप लिखते हो अमाउंट, फिर आप उसका वेट निकालते हो। वेट कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये उठाया प्रेफरेंस से और टोटल पैसा मैंने उठाया 1 लाख रुपये, टोटल पैसा मैंने उठाया 1 लाख रुपये और प्रेफरेंस से उठाया 10,000 रुपये, तो वेट कैसे निकला? 10,000 अपॉन 1 लाख, 0.10। ध्यान रखिएगा, वेट हमेशा बनाना चाहिए, टोटल वेट बनाना चाहिए। फिर आप रेस्पेक्टिव कॉस्ट लिखते हो, लास्ट में कॉस्ट इंटू वेट करते हो। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ वेट। देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो बुक वैल्यू वेट ले लें या मार्केट वैल्यू वेट ले लें। देखिए बुक वैल्यू वेट का क्या मतलब है? जो आप इनिशियली रिकॉर्ड करते हो। मार्केट वैल्यू वेट का क्या मतलब है? जो आज की मार्केट वैल्यू चल रही है। देखिए हर चीज़ों का मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, डिबेंचर का भी मार्केट वैल्यू होगा, प्रेफरेंस का भी मार्केट वैल्यू होगा, इक्विटी का भी मार्केट वैल्यू होगा, बट रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू नहीं होता है। तो ऐसे केस में सर हम रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू निकाले कैसे? तो उसका एक तरीका है, इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू जो भी है, इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू जो भी है, उसको आप अपोर्शन कर दो ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू के रेशियो पे। मार्केट वैल्यू का जो भी रेट है आज, ठीक है, मान लीजिए 2,000 रुपये मार्केट वैल्यू रेट है, उसको अपोर्शन कर दो आप किस रेशियो में? बुक वैल्यू के रेशियो में। देखिए बुक वैल्यू तो रिटेन अर्निंग का भी होगा, बुक वैल्यू इक्विटी शेयर्स का भी होगा, तो उन दोनों का जो भी रेशियो बनता है बुक वैल्यू का, उसके बेसिस पे अपोर्शन कर दो। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जैसे देखिए कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ता है, ठीक है, कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ता है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग भी होता है। हम जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं कंपनी के पास रिटेन अर्निंग कितनी है, तो कहीं ना कहीं जब कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ता है या गिरता है तो रिटेन अर्निंग का भी रीज़न होता है उसमें। इस वजह से हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में से रिटेन अर्निंग का अपोर्शन कर देते हैं, रिटेन अर्निंग का अपोर्शन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? सो नए पैसे उठाने की क्या एडिशनल कॉस्ट आ रही है, नए पैसे उठाने की एडिशनल क्या कॉस्ट आ रही है। आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, कल मैंने 1 रुपये और उठाया मार्केट से, कल मैंने 1 रुपये और उठाया मार्केट से, तो उस 1 रुपये की कॉस्ट क्या आई? उस 1 रुपये की कॉस्ट क्या आई? ध्यान रखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग टारगेट वेट्स का यूज़ करते हैं। टारगेट वेट्स, अब ये क्या है? टारगेट वेट्स का क्या मतलब है कि कंपनी ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आप इक्विटी से कितना उठाओगे, प्रेफरेंस से कितना उठाओगे, डेट से कितना उठाओगे। मतलब कंपनी ने एक तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स डिसाइड कर रखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स क्या होता है कि कंपनी ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आप इक्विटी से कितना उठा सकते हो, प्रेफरेंस से कितना उठा सकते हो, डेट से कितना उठा सकते हो, और उसी रेशियो में आप पैसा उठाओगे। जैसे मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि 50% इक्विटी का, 50% डेट का 50% इक्विटी का, 50% डेट का। मान लीजिए अभी आपके पास 10,000 रुपये है, तो मतलब 5,000 रुपये इक्विटी से आपने उठाया होगा, 5,000 रुपये डेट से उठाया होगा। कल चल के आपको 1 लाख रुपये रेस करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपये कैसे रेस करोगे? 50,000 रुपये इक्विटी से उठाओगे, 50,000 रुपये डेट से उठाओगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, ध्यान रखिएगा। अभी आपके पास 10,000 रुपये है, कल आप 1 रुपये और उठाने वाले हो, ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? पहले आप 10,000 रुपये का WACC निकालोगे, फिर आप 10,001 रुपये का WACC निकालोगे, और जो आपने 10,001 रुपये का WACC निकाला वही आपका मार्जिनल कॉस्ट है। टेक्निकली मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? जो 1 रुपये की कॉस्ट आ रही है वही होता है, लेकिन मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। ICAI में अप्रोच क्या लिखा हुआ है। आज आपके पास क्या है? 10,000 रुपये है, कल आपने 1 रुपये उठा लिया, ठीक है, तो आपका कैपिटल कितना हो गया? 10,001 रुपये। तो आप 10,001 रुपये का WACC निकालोगे, 10,001 रुपये का WACC निकालोगे, वही आपका क्या बन जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, इन केस आपको किसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, देखिए रिवीजन में ऑब्वियसली मैं हर एक चीज़ बहुत डिटेल में कवर नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश की कवर करने की। तो यहाँ पे मेरे एंड से ये रिवीजन एंड होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, इनकेस आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा आपको कैसा लगा, हेल्पफुल था कि नहीं था। चलिए ठीक है, थैंक यू।